1857 के स्वतंत्रता संग्राम या विप्लव अथवा क्रांति का क्या स्वरूप था, इस प्रश्न पर विद्वान एकमत नहीं है। 1857-58 में कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों का यह मानना था कि विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इस मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोग इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी बताया। इन विचारों के ठीक विपरीत विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी विद्वानों में मतभेद विद्यमान है। कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे सर जॉन सीले के मतानुसार, ये एक अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, ये एक सैनिक विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने भी इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया है। 1857 की क्रांति की पहली शताब्दी मनाई गई और इस अवसर पर सरकार की ओर से तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा विप्लव पर पुनः विचार किया गया। अतः यह तथ्य तो अब सर्वमान्य है कि 1857 का विप्लव यद्यपि सैनिक विप्लव के रूप में फूट पड़ा था, किंतु वह पूर्ण रूप से सेना से ही संबंधित नहीं रहा। किंतु प्रश्न यह पैदा होता है कि फिर यह क्या था। डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं कि अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। कुछ विद्वानों का मानना है कि क्या ये मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का प्रयास था, तो सर जेम्स आउटरम का मत है कि मुसलमानों के षड्यंत्र का यह एक परिणाम था, जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। इतिहासकार स्मिथ ने भी इसका समर्थन किया है, किंतु इन कथनों में पूर्ण सत्यता नहीं है। 1857 की क्रांति में देश में केवल 1/3 मुसलमानों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त नाना साहब, झांसी की रानी, कुंवर सिंह और अवध के तालुकादारों ने क्रांति का वास्तविक संचालन किया था। अतः इसे केवल मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठा कि क्या ये सामंतवादी प्रतिक्रिया थी या शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया थी। तो इतिहासकार मेलिसन ने इसे जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा है। अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों ने अंग्रेजों के प्रति घृणा और क्रोध फूट पड़ना स्वाभाविक था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने देशी शासकों से मिलकर सामंतों के विशेषाधिकारों पर प्रहार किया तथा उनकी प्रतिष्ठा को गिराया। ऐसे सामंतों ने विप्लवकारियों का साथ देकर विप्लव को फैलाने में योगदान दिया, किंतु देश के मुट्ठीभर सामंतों द्वारा संघर्ष में भाग लेने से पूरे विप्लव को सामंतवादी प्रतिक्रिया का रूप नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि क्या ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम कदम था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो हम बात करें, सर्वप्रथम श्री सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा। पिटारभी सीतारमैया के अनुसार भी 1857 का महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवोल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा था कि केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यद्यपि इसका विस्फोटक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, क्योंकि यह विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया था। इस तरह कई इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम मानते हैं। जो कुछ भी हुआ, विप्लव के स्वरूप की समीक्षा के अंतर्गत हम किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के प्रारंभ करने वालों के लक्ष्यों से निर्धारित नहीं कर सकते, बल्कि उस क्रांति ने अपनी छाप क्या छोड़ी, उससे क्रांति का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये क्रांति हिंदुओं के पिछड़ेपन और अंधविश्वास का परिणति माना है।
एस सेन के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अनजाने में ही भारत में एक सामाजिक क्रांति का प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महिलाओं की असमानता दूर की तथा विधि के समक्ष सबकी समानता स्थापित करने का प्रयास किया। सन 1857 के विद्रोह के नेता अगर सफल हो गए होते तो एक बार पुनः फिर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से भारत को मुक्त करने के लिए 1857 में जो संघर्ष हुआ उसकी असफलता तो पूर्व में निश्चित थी। हम बात करेंगे इस क्रांति या विप्लव की असफलता के मुख्य कारण क्या रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह विद्रोह समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गया था और समय से पूर्व प्रारंभ होने के कारण सारी जगह पे एक साथ नहीं होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने या वहाँ के सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में इसको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त दूसरा हम देखते हैं कि सुयोग्य नेतृत्व का अभाव था। तो पूर्व में मैं इस बात को चर्चा कर चुकी हूँ। बहुत समय तक बहादुर शाह से रिक्वेस्ट करते रहे क्रांतिकारी, लेकिन वो आधे क्लाइमेक्स पर आने के पश्चात ही बहादुर शाह ने इसका नेतृत्व संभाला। तो एक सुनियोजित नेतृत्व का अभाव था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की उदारता भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और इसके पश्चात हम बात करें कि पूर्व निर्धारित दृढ़ लक्ष्य का अभाव था कि हमें क्या करना है, प्राप्त क्या करना और किस तरह से, कोई योजना नहीं थी इनकी। फिर हम देखते हैं कि पंजाब की उदासीनता, हमारे यहाँ के कई स्टेट, कई राजा इस विद्रोह के प्रति उदासीन थे। फिर हम देखते हैं कि गोरखों की गद्दारी भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था और सामान्य नागरिकों का असहयोग था। और कई नरेशों का असहयोग ही नहीं, इवन देन ये था कि उन नरेशों ने इस क्रांति को कुचल कर ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की, बजाय इसके कि वो भारतीय राजाओं की सहायता करते। हम कह सकते हैं कि यह भारत का पहला स्वाधीनता संघर्ष था। यद्यपि ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक स्वाधीनता संघर्ष का पहला या प्रारंभिक कदम था। डॉक्टर वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारामैया ने इसे निश्चित रूप से स्वाधीनता संघर्ष का प्रथम चरण माना है। डॉक्टर के.एम. पनिकर ने सही निष्कर्ष निकाला कि एक राष्ट्रीय आंदोलन की कसौटी है कि उसका उद्देश्य देश की स्वाधीनता प्राप्त करना हो या नहीं। विद्रोह का लक्ष्य था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना तथा भारत को पुनः स्वतंत्र करना। विद्रोह के नेताओं ने जिस स्वतंत्रता की कल्पना की थी, चाहे उससे फूट और अराजकता की पुरानी स्थितियां जन्म ले लेती, किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह स्वाधीनता का आंदोलन था और इस अर्थ में राष्ट्रीय संघर्ष था। यह आंदोलन इस अर्थ में भी राष्ट्रीय था कि उसने सांप्रदायिक भावना को दूर किया। हिंदू मुसलमानों ने मिलजुल कर कार्य किया। तो हम कह सकते हैं कि यह स्वाधीनता संघर्ष का प्रथम चरण था।